हेलो। हाय हाय अनुराग, हाउ यू? आई एम गुड रणदीप भाई, कैसे हैं आप? लाइका मोबाइल। 15 15 साल लगा दी आपने तुम्हारा रूबरू होने में। अच्छा, पहले कब मिले थे? 15 साल पहले? जब यारी रोड में आपका आशियाना था। अच्छा 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 अच्छा। थोड़े पहचाने पहचाने से तो लग विंटेज रहे। लोग। अच्छा 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 अच्छा। चलिए शुरुआत करते हाँ। जी। हैं। तो भाई, चाहे मेथड एक्टिंग हो या फिर हो इंटेंस एक्टिंग, चाहे रौबदार किरदार हो या फिर बिंदास, जिन्होंने सिर्फ देश ही नहीं विदेश में भी गाड़ दिए हैं है अपनी अभिनय का, अपनी कला का खूंटा। आज हमारे साथ रणदीप हुडा। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइका रेडियो, लाइका गोल्ड में और हमारे यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? थैंक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बस कहाँ? रणदीप भाई, आपकी बहुत कहाँ, दिनों बाद इंग्लैंड? मुलाकात हो रही आप है। और इंग्लैंड में हैं? जी जी जी। अच्छा बस अच्छा अच्छा। वहां से 2 साल पहले ही आना हुआ। जी जी जी। तो ये पिक्चर तो चलिए आज हाँ, ये पिक्चर जो बहुत खूबसूरत प्रोड्यूसर्स फिल्म थे। की चर्चा कर लेते हैं। हाँ जी, बताइए बताइए, आप पूछिए। मैं बहुत खूबसूरत फिल्म की चर्चा कर लेता हूँ, काफी दिनों से मोस्ट अवेटिंग फिल्म। और रणदीप साहब पूरे अपने सशक्त होकर इसमें आ रहे हैं, राइटिंग भी कर रहे हैं, डायरेक्शन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अभिनय भी कर रहे हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे, मुबारकबाद देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा साधना की क्योंकि जरूरत होती है इस तरह इतना की फिल्में सशस्त्र करने के लिए, होके इस मैं तरह के इसमें किरदार इसलिए निभाने के लिए। तो इतना शुरुआत सशस्त्र, कैसी रही सॉरी, इतना सशस्त्र होके मैं इसीलिए इस पिक्चर में आया क्योंकि पिक्चर ही सशस्त्र क्रांति की है। बिल्कुल सही बात कही आपने। हम्म। तो शुरुआत कैसे हुई जर्नी की, थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताना चाहेंगे। मुझे ये पिक्चर पहले एक अभिनेता के तौर पे मेरे पास आई थी। और मेरा सब पहला सवाल यही था कि मैं सावरकर साहब जैसा दिखता ही नहीं हूँ। मेरा मेरा मेरी बॉडी, मेरी शक्ल, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज तो मुझे पता ही था कि होने वाला है। पर फिर मेरा, जब मैंने इतना इतिहास में रुचि रखने के बावजूद जब मेरे जहन में सिर्फ काला पानी और वीर सावरकर ही दो चीजें नाम ध्यान में आए, तो मुझे लगा ये ऐसा क्यों। फिर मैंने जब थोड़ा अध्ययन किया तो मैंने ये भी नोटिस किया कि पूरी हमारी ज्यादातर हिस्ट्री की किताबों में, और जो हिस्ट्री के बारे में जो किताब है, स्ट्रगल, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बारे में जो किताबें थी, उसमें ज्यादातर बुक्स में सशस्त्र क्रांति को एक ही पैराग्राफ में निपटा के कि भाई ये लोग भी थे, इन्होंने कोशिश की पर कुछ हो नहीं पाया, सिर्फ इतना छोड़ के जब उन्होंने छोड़ दिया तो मैं और उसमें मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि भाई अगर हजारों लोगों को फांसी लगी, जेल गए, तोपों से उड़ाए, तो फिर इन्होंने किया क्या। फिर जब मैंने सावरकर जी के जीवन पे किताबें पढ़नी शुरू की, सशस्त्र क्रांति पे किताबें पढ़नी शुरू की, तब मुझे पता चला कि इनका इतना इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतने इंटेलेक्चुअल जायंट, इतने बड़े अपने टाइम के इन्फ्लुएंसर जो कि सोच बदल देते थे, जिनकी कितनी बड़ी रीच थी, कितना उनका बड़ा इन्फ्लुएंस था सशस्त्र क्रांति पे, कितना उनका इन्फ्लुएंस था हमारी हिंदुत्व उन्होंने इजाद किया था, कितना उनका कंट्रीब्यूशन एक हमारी नेशन बिल्डिंग में, हमारे कल्चरल और सिविलाइजेशनल थॉट प्रोसेस में कितना उनका बड़ा योगदान रहा है। तब मैं अचंभित हुआ और मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया कि ऐसा क्यों, हु किल्ड हिज स्टोरी। तो उसमें फिर जब बिल्कुल। मैंने उसमें और अध्ययन किया तो तब मेरे को लगा कि नहीं, इसमें तो बहुत कुछ है जो बताना चाहिए। तो उनके पास स्क्रिप्ट नहीं थी, तो मैंने अपने को राइटर उत्कर्ष नैथनी के साथ मिलके स्क्रिप्ट लिख दी। स्क्रीन प्ले मैंने बहुत ही यंग लोगों को सोच के लिखा। फिर ऊंट कुछ ऐसी करवट बैठा कि निर्देशन भी मेरे हाथ में आ गया। तो मैंने फिर ठान ली थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस पिक्चर को अपने अंजाम तक पहुंचा के मानूंगा। इसमें एंड में जब एज ए प्रोड्यूसर अपने सारी संपत्ति भी लगा दी, तब मुझे लगा कि अब ये कमिटमेंट पूरी हो गई है। क्या बोलते हैं उसको, तन मन धन सब लगा दिया है। तो अगर ये सावरकर जी ने भी अपने जीवन में स्वतंत्रता के लिए, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के लिए सब लगाया था, वो मैंने भी लगा दिया है। पर उनकी तकलीफें मेरी तकलीफों से बहुत ज्यादा थी, उनका योगदान इस देश के लिए मेरे से बहुत ज्यादा।
और जैसे कि बात करेंगे कि लिटरेचर भी बहुत कम है जो आज के लोगों को पढ़ना चाहिए। बहुत ज्यादा लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मराठी में ज्यादातर उनके बारे में लिखा गया है। और सावरकर साहब का की जो पर्सनालिटी है, उससे दो तरह से लोग उनके साथ वो रास्ता रखते हैं। एक उन्हें मानते हैं, एक उनकी आइडियोलॉजी को नहीं मानते। तो इस तरह की जो चैलेंजेस थे, लिटरेचर को लेके चैलेंजेस थे। हालांकि मैं आपकी एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि आपने कहा कि मैं उस तरह दिखता नहीं था। आपने सरबजीत जैसे इतने बेहतरीन किरदार निभाए हैं, क्या आप सरबजीत दिखते थे? लेकिन आप ये काम कर सकते। रणदीप साहब को हम जानते हैं, उसके उनके लिए, अंदर जो प्रतिभा सरबजीत है। के लिए मैंने जितना वेट लूज किया था उससे कहीं ज्यादा सावरकर जी के लिए करना पड़ा, और 2 साल में 30 किलो अंडर वेट रहा। मेरे काफी बॉडी में काफी झटका लगा है। तो नहीं, इतना आसान नहीं था, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। और वो एक तपस्या ही थी जो कि मुझे इससे बांधे रही। बिल्कुल सही है। एक तरह का अगर इतना डेडिकेशन ना हो तो वो चीज किरदार में छलक के भी नहीं आती है, बाहर भी नहीं आ पाती जी। है। और ऐसा भी मैंने सुना कि आप कई बार अपने सेट पर शूट करते वक्त बेहोश होकर भी गिरे। इस बात में कितनी सच्चाई हाँ, है? क्योंकि मेरे साथ दो दो तीन बार ही हुआ था ये। स्पेशली काला पानी में गर्मी बहुत थी, और वहाँ पे मेरा सबसे कम वेट था। और बिल्कुल ही एक कैदी की तरह ही मैं लगता था। लोग कई बार वहाँ पे विजिटर्स भी बहुत होते, तो मेरी झलक देख के एकदम से कई लोगों को शॉक लग जाता था। मैं इधर से उधर जा रहा होता था जब, तो क्योंकि मैं भूखा मर रहा था बेसिकली। आप वेट लूज सिर्फ खाना छोड़ के ही कर सकते हैं भाई, वो बाकी सारी टेक्निकें जो है, वो मेरी बहन जो है वो इंटरनल मेडिसिन की डॉक्टर हैं और न्यूट्रिशन उनकी स्पेशलिटी है। तो वो हम ज़्यादातर मेरे साथ रहती थी सेट पे भी, और वो मेरे को मॉनिटर करती रहती थी, मेरी हार्ट बीट से लेके ब्लड टेस्ट वगैरह वो करती रहती थी रेगुलरली। और जिस चीज़ की कमी होती थी उसकी डोसेज बढ़ा दी जाती थी, या उस टाइप का खाना का डोज बढ़ा दिया जाता था। तो वो सब जब मैं कर रहा था, तो इसमें जब आप भूखे होते हैं तो सबसे पहली क्या चीज़ होती है, आप बहुत इरिटेटेड रहते हैं। काम में और तो मन नहीं लगता है। हाँ, गुस्से में रहते हैं। तो एक टर्म होती है आजकल, हैंग्री। हैंगरी। हाँ, तो मैं ज्यादातर हैंग्री रहता था। तो जो तकलीफें मैंने सही हैं उससे ज्यादा तकलीफें मेरे कास्ट और क्रू ने सही हैं, क्योंकि उन्हें मुझे झेला है। तो ये बहुत बहुत ही, सही शब्द है ये। हाँ, वो ये उनकी पीठ थपथपानी चाहिए इसके लिए। नहीं, बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए, आप जैसे कह रहे हैं ना कि आदमी इरिटेटेड रहता है, तो काम करने में भी उसका मन नहीं लगता। और इसके साथ आपने फिल्म ही नहीं बनाई है, एक विद्यार्थी की तरह इसको पढ़ा भी है, इसे समझा भी है, और जी। उसको किरदार में ढालने के लिए आपने अपने शरीर को भी तपस्या करवाई है। तो ये कहा जा सकता है भाई, मेथड एक्टिंग में तो अब हम ये मानेंगे। एक अभी मैं हाल ही में शैतान का इंटरव्यू कर रहा था, तो मैडी ने, माधवन साहब ने कहा था कि अच्छे अभिनेताओं का जमाना आ गया। आपका नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन आपकी फिल्म तुरंत आ रही है। और पूरी दुनिया जानती है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, कि आपके अभिनय में तो कोई सुई भी नहीं मार सकता। तो क्या हो आपकी सकता। तरफ इशारा था मैडी का? क्योंकि मुझे पता आपका नहीं क्या मानना मैडी, है इस सवाल में? मैडी का कहीं कहना सच भी हो सकता है, क्योंकि उनकी पिक्चर शैतान बहुत बम्पर ओपनिंग से उसने शुरुआत की है। मुझे भी उनका ट्रेलर बहुत बहुत पसंद आया था। और मुझे मैडी एज एन एक्टर भी बहुत पसंद आते हैं। और वो मेरे बारे में जिक्र कर रहे थे, ये नहीं, ये थोड़ा प्रिजम्पशियस हो जाएगा। पर शायद कहीं मैडी के बात में ये सच हो सकता है कि आज कोरोना के दौर के बाद, जब लोग बहुत ही क्वालिटी ओटीटी देख चुके हैं, तो फिल्मों में भी वो झलक देखना चाहते हैं। और जमाना बदल रहा है। जमाना ऐसे बदल रहा है कि आज सावरकर जी इतने रेलेवेंट हैं। जमाना ऐसे बदल रहा है कि मेरे जैसा एक्टर को डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनना पड़ा ताकि उनकी कहानी बाहर आए। जमाना ऐसे बदल रहा है कि शायद वो समय आ गया है कि जहाँ पे जो एक अंडरडॉग वाली फीलिंग जो सावरकर जी से भी अटैच्ड है, वो मुझसे भी अटैच्ड है, शायद वो बदल जाए। वो देखिए, वक्त 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 क्या होगा आगे जाके मुझे पता नहीं। पर मैंने कोशिश ये की है कि मैं इस मूवी को यंग ऑडियंस के लिए बनाऊं। एक देशभक्ति का भाषण ना लगे,
एक स्वतंत्रता का भाषण ना लगे, पर एक मॉडर्न, फास्ट मूविंग, थ्रिलिंग मूवी बनाऊं जिसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, पर उसको जिस फॉर्म से मैंने किया है वो मैंने बहुत ही मॉडर्न फॉर्म से किया है। उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो सिनेमाटोग्राफी है, वो सब हालांकि है रियल, पर मैंने उस सबको ट्रीट थोड़ा मॉडर्न तरीके से किया है। और मैं यही चाहूंगा कि यंग लोग इस पिक्चर को देखें, क्योंकि जब मैंने ये पिक्चर शुरू की थी तो मेरी एक दोस्त हैं पांचाली चक्रवर्ती, वो मेरी मैनेजर भी हैं, जी। उन्होंने मुझसे पूछा था जी। कि क्यों लोग देखने जाएंगे ये पिक्चर, लोग तो हम्म। अब गांधी जी को, यंग बच्चे तो अब गांधी जी को भी नहीं याद करते। तो मैंने कहा जी। ठीक है। तो फिर उस वक्त मैंने अपना नजरिया बदला, मैंने इसमें एक रैप सॉन्ग भी डाला, मैंने इसको काफी एक मॉडर्न तरीके से इसको पेश करने की कोशिश की। और मैं चाहता हूँ कि ये एक मूवमेंट बने, ना सिर्फ सावरकर जी की जीवनी बाहर लोगों तक पहुंचे, बल्कि और जैसे ऐसे हजारों क्रांतिकारी हैं जिनके बारे में हमको हमारी हिस्ट्री को, हमारी याद को धुंधला दिया गया है। क्योंकि जो जीतता है वही हिस्ट्री लिखता है। तो कहीं ना कहीं ये एक जी। अन्याय हुआ है, जो कि मैं चाहता हूं कि लोग खुद पढ़ के, खुद इसमें इन्वॉल्व होके, मेरी मूवी देख के इसको, एक मूवमेंट को बढ़ाएं। और मैं ये चाहता था और चाहता हूं कि जब कॉलेज में स्टूडेंट जाएं तो जैसे भगत सिंह की और शे गुयर्रा की टी शर्ट पहन के जाते हैं, ऐसे सावरकर जी की भी टी शर्ट वाह, पहन के। क्या बात, बिल्कुल सही कहा। एक सवाल जरूर पूछूंगा आखिर में आपसे कि आपका जो पेश करने का तरीका होगा कहानी को, जिस तरह का हमने ट्रेलर में देखा है, बहुत इंटेंस और एक तरह से गूज बम्स आ रहे हैं उसको देखने के बाद, एक जी क्रांतिकारी एक फीलिंग्स आ रही है उस ट्रेलर को जी देखने के बाद। तो बहुत सारी चीजें जो आपका प्रयास है वो ट्रेलर में तो दिखाई दे रहा है। तो क्या आपकी ये कोशिश लोगों को सावरकर साहब की अनकही अनसुई सुनी जो कहानी है वो तक पहुंचाने में कामयाब हो पाएगी? जी बिल्कुल। मैंने, एक इंसान को आइसोलेशन में नहीं देख सकते, उसके सर्कमस्टेंसेस को भी देखना पड़ता है। आज के पैमाने पे अगर किसी भी पुराने व्यक्ति को तोलो तो वो शायद पूरे फिट ना ही बैठ पाएंगे। उनका जमाना मेरे को क्रिएट करना बहुत जरूरी था। ऐसी क्या क्या चीजें हुई थी जिनसे उनकी सोच ऐसे बनती गई, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी, और फिर उन्होंने क्या क्या किया और उनके साथ क्या क्या हुआ, ये सब मैंने दिखाया है। मैंने इसमें बहुत रिसर्च करके एक्चुअल डेट्स डाल डाल के पिक्चर बनाई है। पर ये पिक्चर किसी के, उनके जीवन के 53 ईयर्स में दिखाता हूँ। वो 53 ईयर्स आप 2 घंटे, 2.5 घंटे में कैसे दिखाएंगे? उसके लिए आपको एक रोमांचक स्क्रीन प्ले बनाना पड़ता है। पर कहीं भी ट्रूथ में या एसेंस में या उनके व्यक्तित्व में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। चलिए, आखिरी सवाल आपसे जाते जाते। बहुत कहा जाता है कि हर इंसान के करियर में एक बार बहुत एनर्जी के साथ, फोर्स के साथ किसी चीज की शुरुआत होती है। आपने डायरेक्शन, अभिनय की भी शुरुआत की है, साथ ही साथ आपकी एक प्यारी सी खूबसूरत जिंदगी की भी शुरुआत हुई है हाल ही में। जी तो एक साथ इतनी सारी जिम्मेदारियां, भाई, कहा जाता है फिल्म बनाना भी बेटी की शादी करने जैसा होता है। और अभी हाँ, आपने खुद भी घर बसाया, हम तो तो दोनों मणिपुर चीजों की में बेटी बैलेंस हर घर कैसे ले आए। हाँ, बना? देखिए उनका हाल भी वही है जो हर एक क्रांतिकारी की फैमिली के साथ होता है। क्रांतिकारी, या इन दिस केस द फिल्म मेकर, वो क्रांति के साथ ही बिजी रहते हैं। वो घर पे अकेले रहते हैं और अपने दूसरे काम में व्यस्त रहते हैं। जब मैं इस पिक्चर के काला पानी से छूटूंगा और मैं और सावरकर जी दोनों उभर के बाहर आएंगे, तभी ये मेरी ढंग से मुलाकात मेरी नई पत्नी से हो पाएगी। तब तक तो बस वो सपोर्ट में है और मुझे छोड़ा हुआ है कि अपनी क्रांति पूरी करके घर आना। हमेशा की तरह इस बार भी आप चौंकाएंगे, सरप्राइज करेंगे, ऐसा तो पूरा कॉन्फिडेंस हमें भी है, आपके फैंस के अंदर भी है। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी दोनों इनिंग्स के लिए, और बहुत बहुत लक, क्योंकि हमें पता है कि ये फिल्म कमाल करने वाली है और कुछ नया करने वाली है, जिससे बहुत सारे लोग अछूते थे अभी तक। लास्टली, फाइनली, अपने फैंस से कुछ कहना चाहेंगे रणदीप साहब? आप आइए और इस एंटरटेनिंग, एंगेजिंग, रेजिंग क्वेश्चंस वाली पिक्चर को आके देखिए। और मैं पिक्चर में उनको वीर नहीं कहता हूँ। आप ये पिक्चर देखिए और घर जाके खुद डिसाइड कीजिए कि वो वीर थे या नहीं। ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। प्लीज कम वॉच द मूवी ऑन 22 मार्च। रणदीप साहब के इस सवाल के साथ हम आपसे अलविदा कहेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लाइक का रेडियो, लाइक का गोल्ड के साथ।
ऑल द बेस्ट रजनी भाई, थैंक बहुत यू। कमाल करने वाले हैं आप। थैंक यू थैंक वेरी यू मच सो मच। ब्रदर, थैंक यू, लव टू यू ऑल, बाय।